अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस टाइम इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम क्योंकि अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बच रहे हैं नीट के एग्ज़ाम में। और इस टाइम पे तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट पेपर देना और टेस्ट पेपर की प्रॉपर एनालिसिस करना। फॉर इम्प्रूविंग योर मार्क्स इन योर टेस्ट यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग ऑफ योर टेस्ट पेपर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट ज़रूरी क्यों है। बहुत सारे बच्चों को तो लगता है कि टेस्ट ज़रूरी ही नहीं है। So first we're gonna talk about why test is important and then after we'll see how many tests I should give. टाइम पे मोस्टली बच्चों का एक ही सवाल होता है कि मैं टेस्ट कितने लगाऊं। मुझे जितने भी बच्चे डीएम कर रहे हैं ज्यादातर का एक ही क्वेश्चन है कि दी मैं इस टाइम पे कितना टेस्ट दूं, कितने टेस्ट मुझे देने चाहिए, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं उतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं अभी कितने कितना टेस्ट दूं ताकि मैं 650 प्लस स्कोर कर सकूं, 660 प्लस स्कोर कर सकूं. Now the next thing is what to do for scoring good marks in your test. And then after we'll discuss about how to give test कि हमें टेस्ट देना कैसे. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुमने टेस्ट भी दे दिया, तुम्हें ये पता भी चल गया कि तुम्हें क्यों टेस्ट देना चाहिए, तुम्हें टेस्ट वीक में या पर डे कितना देना है, तुम्हें टेस्ट में अच्छा इंप्रूव करने के लिए क्या करना है और तुम्हें टेस्ट कैसे देना है. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जहाँ पे ज़्यादातर मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों की सुई अटक जाती है जा करके, जिसकी वजह से अगर वो ये सब कुछ कर लेते हैं लेकिन ये लास्ट चीज़ नहीं करते हैं, तो वो है कि उन्हें अपना टेस्ट पेपर की कैसे एनालिसिस करनी है. हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट पेपर, व्हाट टू डू फॉर योर बेटर एनालिसिस. तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारी एनालिसिस और अच्छी होगी एंड यू विल गोना स्कोर गुड मार्क्स इन योर टेस्ट एंड योर नीट एग्जाम. In case you are new to my channel, this is me Medco Sana Numan, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur, Bihar. Then after, what to do for scoring good marks? क्योंकि अभी तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं नीट में. The first thing is that mistake increases your experience. तुम जितनी गलती करोगे तुम उतना एक्सपीरियंस होते जाओगे, जितनी गलतियां उतने एक्सपीरियंस. अब तुम बोलोगे मैं इस एक्सपीरियंस का क्या करूं, अचार डालूं, मेरा तो नीट नहीं निकल रहा है, मुझे तो नीट निकालना है. सो यू शुड नो दैट एक्सपीरियंस डिक्रीजेस योर मिस्टेक्स. तुम जितनी गलती करोगे तुम्हें उतना एक्सपीरियंस होगा और तुम्हें जितना एक्सपीरियंस होगा तुम उतना अपनी गलती कम करोगे. क्योंकि हम एक इंसान है और हमारा एक नेचर होता है, ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है कि हम जब भी गलती करते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं और जब हम उससे सीख जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से ना करें. तो अगर तुम अपनी गलतियों से सीखोगे तो और लोग तुम्हें देख के, तुम्हारी सक्सेस को देख के तुमसे सीखेंगे. तो अब बात कर लेते हैं दैट व्हाई टेस्ट इज इम्पोर्टेंट. टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इट वुडंट बी सफिशिएंट कि अगर मैं सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ रहा हूँ, अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा हूँ और मैं एक अच्छी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन भी कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं अच्छे से, सारे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसके अलावा वो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ रिवीजन कर रहे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें एनफ नहीं है. उन्हें लगता है कि क्या टेस्ट देना ज़रूरी है, उन्हें लगता है कि टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं. बट द आंसर इज नो, इतना करना इनफ नहीं है. बहुत सारे बच्चे जो है ना वो टेस्ट देने से डरते हैं. बस यही रीज़न है, इसी वजह से वो टेस्ट देना नहीं चाहते हैं और वो टेस्ट स्किप करना चाहते हैं. इसलिए वो फिजूल के इतने सारे रीजंस देते हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं तो उन्हें टेस्ट देने की क्या ज़रूरत है. जस्ट बिकॉज कि वो टेस्ट देने से डरते हैं, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी गलतियां ही नहीं देखना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि उनसे गलतियां हो ही नहीं सकती हैं. एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उनसे गलतियां हो ही नहीं सकती हैं, तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, नहीं देखने के लिए वो टेस्ट ही नहीं देना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि उनके टेस्ट के मार्क्स उनके पेरेंट्स सुने तो उन्हें खराब लगे या कुछ भी. लेकिन अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए कि तुम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, तुम्हें अपना प्रिपरेशन किस लेवल तक बूस्ट अप करना है, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें तुम्हारा टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. एक तो दो चीज़ें हैं. एक तो बच्चों का जो माइंडसेट होता है ना वो दो तरह का होता है, जिसके वजह से कुछ अमाउंट ऑफ बच्चे, 1% बच्चे सिलेक्ट होते हैं और मैक्सिमम बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों का जो माइंडसेट होता है उन्हें लगता है कि अगर मैं टेस्ट दूंगा तो मैं डिस्करेज हो जाऊंगा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, मेरे जो भी मार्क्स आएंगे, और उनके दिमाग में 10 नेगेटिव थाउट्स चलने लगते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा. एंड वो सिर्फ इसी डिल्यूजन में फिर रहना चाहते हैं क्योंकि वो एक झूठी उम्मीद खुद से लगाए बैठे होते हैं, एक फॉल्स होप खुद को दे रहे होते हैं कंटिन्यूअसली दैट यू आर डूइंग गुड. क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते चैलेंज को, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो इसीलिए वो बस डिल्यूजन में रहते हैं.
और उन्हें लगता है कि अगर वो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो रिवीजन भी कर रहे हैं तो उनका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस तुम अपने मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारी मिस्टेक्स तुम्हारे सामने नहीं आएंगी, तुम कैसे चेक कर सकते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक्चुअली में लगता है कि टेस्ट उनके लिए प्रोडक्टिव है, वो 3 घंटा बैठ के टेस्ट देना उनके लिए प्रोडक्टिव है, उन्हें लगता है कि टेस्ट उनकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर रहा है और आगे भी इम्प्रूव करेगा, और उन्हें लगता है कि वो जब भी टेस्ट देते तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। यही वो एक्चुअल में बच्चे हैं जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं, जो एक्चुअली में ये जंग जीतने वाले हैं और वो इस जंग में खुल के आ चुके हैं। सो ओनली दे आर गोइंग टू क्रैक नीट, जो एक्चुअली में खुल के इस जंग में आ चुके हैं, बैठ चुके हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि हथियार फेंक दिए हैं। तो अगर तुम भी नीट क्रैक करना चाहते हो तो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तुम खुद ही सोचो कि क्या वो चीज़ है जो तुम्हें टेस्ट देने से रोक रही है। बस एक थोड़ा सा डर, जो तुम एक डर अपने दिल में बैठा के बैठे हो कि अगर मैं टेस्ट दूंगा तो तुम्हारे बुरे मार्क्स आएंगे। सिर्फ इस डर की वजह से तुम टेस्ट स्किप कर रहे हो, इस डर की वजह से कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम्हारे बुरे मार्क्स आएंगे। एटलीस्ट जितना सिलेबस हुआ है तुम टेस्ट दो, और तुम वो टेस्ट दोगे तो तुम उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि तुम्हें कितने टेस्ट देने चाहिए। लास्ट का ये बस 2 महीने बचे हैं एंड इन 2 महीने में तुम्हें कितने टेस्ट देने हैं। तो तुम्हें हर वीक तुम्हें 3 टेस्ट देने हैं, एक वीक में 3 टेस्ट एटलीस्ट। अगर तुम नॉर्मल स्कोर कर रहे हो, अगर तुम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, 650 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो तुम उससे ज़्यादा भी टेस्ट दे सकते हो। पर डे तुम टेस्ट दे सकते हो अगर तुम देना चाहते हो, तुम्हारे पास है सारी टेस्ट सीरीज तो तुम 4 टेस्ट दे सकते हो, 5 टेस्ट दे सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दे पाओगे और तुम्हारे पास इतनी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं तो तुम दे सकते हो। बट अभी इस टाइम पे सभी को एटलीस्ट वीक में 3 टेस्ट देना ही चाहिए, ये मिनिमम है। क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि टेस्ट देना टाइम का वेस्ट है, क्योंकि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम टेस्ट देके बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा तुम कुछ पढ़ लोगे और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है, इसलिए वो वीक में 1 टेस्ट भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बात ये है ना कि मान लो कि अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है, वो साइकिल चलाना चाहता है, तो वो साइकिल चलाएगा तो वो गिरेगा भी, वो गिरेगा, वो फिर उठेगा, वो गिरेगा, वो फिर उठेगा, वो फिर साइकिल चलाएगा, और फिर साइकिल चलाएगा, वो फिर गिरेगा, वो फिर संभलेगा, फिर उठेगा, फिर चलाएगा। तो वो चलाता जाएगा, चलाता जाएगा। तो एक दिन जाकर के वो सीख लेगा। वो जो साइकिलिस्ट बनना चाहता है तो वो साइकिलिस्ट भी बन जाएगा। लेकिन वही अगर वो गिर गया, उसे चोट लग गई, वो थक गया एंड उसने बोला कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये, मैं बार बार गिर जा रहा हूँ, मुझे बार बार तकलीफ हो रही है, मैं बार बार हर्ट हो जा रहा हूँ, तो मैं नहीं करूंगा। तो वो डिसअपॉइंट हो गया, तो वो फिर आगे चल के कभी साइकिल नहीं चलाना सीख पाएगा। एंड द सेम थिंग गोज विद यू ऑल ऑल्सो, कि अगर तुम टेस्ट देने पे कुछ टेस्ट दे के देखते हो और फिर तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो तुम थक जाते हो, डर जाते हो और तुम छोड़ देते हो प्रिपरेशन करना, तुम छोड़ देते हो टेस्ट देना। बट वही अगर कोई बच्चा कितने भी उसके बुरे नंबर आ रहे हो और वो कंटिन्यूअसली उससे सीख रहा है, उठ रहा है, वापस से लड़ रहा है और दोबारा से टेस्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली वो बच्चा ही जाके नीट में सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने इतने टेस्ट दे चुके होंगे कि तो उसे पता होगा कि उससे कैसे टेस्ट देना है। उसके अंदर अब तक इतनी एक्यूरेसी आ चुकी होगी, अब तक इतना स्पीड आ चुका होगा कि वो अपने पेपर को जल्दी भी सॉल्व कर लेगा और सही तरीके से सॉल्व करेगा। सो दिस इज द पॉइंट कि तुम्हें टेस्ट देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू डू फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर टेस्ट, कि तुम्हें क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, तुम अच्छा स्कोर करो टेस्ट में। तो सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर वो बैठ के पढ़ने वाली आदत होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि वो नीट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो पढ़ भी रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। मतलब अगर वो सोच भी रहे हैं ना कि उन्हें 3 घंटा पढ़ना है तो वो 3 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। मेरे साथ भी बहुत बार होता है, अगर मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, मैं मेरे साथ भी होता है एंड ये सबके साथ होता है। तो तुम कोशिश करो कि अगर तुम 3 घंटा सोच के बैठ रहे हो और तुम 3 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो एटलीस्ट तुम अपने उस स्लॉट को 50-50 मिनट में डिवाइड कर दो कि तुम 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट ब्रेक लो। तुम ऐसे स्लॉट को डिवाइड करो, एटलीस्ट बैठने की आदत डालो। क्योंकि जिस बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है, अभी बैठने की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, तो उसका तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि तुम्हें टेस्ट देने के लिए क्या करना है और कि तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए। तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे टेस्ट के एक दिन पहले अपना वो एक दिन पूरा का पूरा खाली रखना है। उस दिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए रिवाइज करना है। सबसे पहले तुम्हारा रिविजन कैसे होना चाहिए, तो बायो के लिए तुम्हें सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवाइज करनी है। बायो में जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वो जो चैप्टर उन्हें रिवाइज करना है एनसीईआरटी की बुक खोलते हैं या अपने नोट्स खोलते हैं एंड वो उसे जल्दी 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 रिवाइज करने लगते हैं।
बायो के लिए तुम्हें इस तरह से रिवाइज नहीं करना, बायो के लिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते जाने। लाइक तुमने सोचा कि तुम 1 घंटा या 1.5 घंटा बायो करोगे, तो तुम 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 2 400 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें कहीं से भी लग रहा है कि तुम्हारा कोई भी पॉइंट छूट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम कहीं पे कुछ गलत कर रहे हो, तो फिर अपनी एनसीईआरटी खोलो और जहाँ पे भी जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, अपने उन सभी हाईलाइटेड पॉइंट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो अपनी एनसीईआरटी से, एंड दैट वुड बी इनफ फॉर योर बायोलॉजी रिविजन। उसके बाद बात कर लेते हैं कि तुम्हें केमिस्ट्री में किस तरह से रिवीजन करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने नेमिंग रिएक्शन पे ध्यान देना है। तुम्हें तुम्हारे टिप पर होना चाहिए सारा का सारा नेमिंग रिएक्शन। तुमसे कभी भी कोई पूछे कि इटार्ड्स रिएक्शन क्या होता है, तो तुम्हारे वो टिप पर होना चाहिए। कोई भी पूछे कि गिग्नार्ड रिएजेंट का इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तुम्हें याद होना चाहिए। कभी कभी भी अगर तुमसे कोई पूछते कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, तो हर एक नेमिंग रिएक्शन तुम्हारे टिप पर होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ याद होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें सारा का सारा सबसे पहले तुम्हारा नेमिंग रिएक्शन तुम्हें रिवाइज कर लेना है। सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन रिवाइज करने के बाद तुम्हें अपने बेसिक थोड़े बहुत रिवाइज कर लेने हैं, जैसे आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक हो गया, ये सब। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नोट्स रिवाइज करने हैं। तुमने कोई ना कोई नोट्स बनाया ही हुआ होगा, तो तुम्हें तुम्हारे बस नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हारे नोट्स में एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट कवर है तो, और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा नोट्स नहीं है, तुमने कोई नोट नहीं बनाया है, तो फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करके रिविजन कर सकते हो फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और रिवाइज करते जाओ, फिर जहां भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई पॉइंट मिस हो रहा है, कुछ याद नहीं है तुम्हें, उसके बाद तुम उसे अपने एनसीईआरटी खोल के उससे रिवाइज करना। इसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं। हर चैप्टर के बस एक बार पूरा का पूरा फॉर्मूला याद करते जाओ, रिवाइज कर दो, और फिर उसके बाद एक बार उसे लिख लो। एंड केमिस्ट्री के लिए इतना रिविजन इनफ है तुम्हारे लिए। नाउ फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी तुम बुक बैठ के पढ़ो, और ना मैं तुम्हें बोलूंगी कि तुम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो। फिजिक्स के लिए बस सबसे पहले तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, और बस अपने नोट्स में देख लो कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, किस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा, किस तरह के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। तो फिजिक्स के रिवीजन में तुम्हें बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। अपने कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अच्छे से रिवाइज करके जाना है, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितना एंगल पे होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ टू गिव टेस्ट, हमें टेस्ट किस तरह से देना है। तो इस पे मैंने कंप्लीट एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, तो तुम लोग जाकर के सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि तुम्हें अपना पेपर कैसे एनालाइज करना है। पेपर एनालिसिस में तुम्हें कम से कम 1.5 से 2 घंटे देने हैं। अगर तुम्हारा ठीक ठाक टेस्ट जा रहा है तो 1.5 घंटा से 2 घंटा तुम्हें अच्छे से पेपर के एनालिसिस में देने हैं। उसके बाद तुम जैसे जैसे एनालिसिस करते जा रहे हो कि तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, ये वाले क्वेश्चन छोड़े तो क्यों छोड़े। उसके बाद तुम्हें देखना है कि अगर तुमसे कहीं पे कोई सिली मिस्टेक हो रहा है तो वो सिली मिस्टेक क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तुम जैसे ही अपने पेपर की एनालिसिस करोगे, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा एक टेस्ट नोटबुक बनाना है। टेस्ट नोटबुक क्या होता है और कैसा होता है। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी एक कॉपी ले लेनी है, जिसमें तुमने जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को लिख देना है। उसके बाद जितने भी स्किप्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें नहीं आ रहा होगा तुम्हारे टेस्ट देना टाइम पे, तो वो सारे स्किप्ड क्वेश्चन भी लिखने हैं, उसके आंसर लिखने हैं, और उसका रीजन भी लिखना है कि तुम्हें क्यों नहीं आया। क्या तुम्हें उसका कोई फॉर्मूला नहीं आता, या तुम कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे थे, या तुम कुछ और सोच रहे थे। तो ये सब कुछ तुम्हें उसमें लिखना है। जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन है, स्किप्ड क्वेश्चन है, इन सबको लिखना है, और फिर उसके बाद अपने उस टेस्ट नोटबुक को बार बार रिवाइज करना है। हर 2 से 3 दिन पे अपने उस टेस्ट नोटबुक को रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि तुम जितना रिवीजन करोगे, जितनी ज्यादा तुम रिवीजन करोगे, अगर बाई चांस वो क्वेश्चन तुम्हारे नेक्स्ट टेस्ट में आया, या फिर वो क्वेश्चन तुम्हारे नीट के एग्जाम में आ गया, तो तब तुम वो मिस्टेक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने इतनी बार रिवीजन कर रखा है कि तुम्हारा फिर वो गलती नहीं होगा। या फिर अगर तुम सिर्फ यही कर रहे हो कि तुम नोटबुक तक ही बना के रख ले रहे हो, और फिर तुम उसे रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी वो टेस्ट नोटबुक बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारी उस टेस्ट पेपर की एनालिसिस का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम्हें टेस्ट पेपर की अच्छे से एनालिसिस करनी है 1.5 से 2 घंटा टाइम दे करके। उसके बाद टेस्ट नोटबुक बनाना है, और फिर उसे बार बार रिवाइज करना है, जो कि टेस्ट किसी के भी टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। This was all about how to analyze your test paper and the art of analyzing your test paper.
तो अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, और तुम जितनी ज़्यादा टेस्ट दोगे डेफिनेटली आई एम 100% श्योर तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि हर बच्चे के साथ यही होता है, जितने ज़्यादा तुम टेस्ट दोगे तुम्हारे मार्क्स उतने इंप्रूव होंगे। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो जितना तुम्हारा अभी मार्क्स आ रहा है ना 2 महीने के बाद भी उतना ही आएगा और नीट के पेपर में भी उतना ही आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो अगर तुम लोग किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम और यू कैन मेल मी, and I am also mentor on Next Mentor, so you can book your session there also, and I will be there for you. So if you have any query related NEET 2025, so you can ask me there. I hope you like the video. If you like the video, please do like, comment and subscribe, and thanks for watching.